आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो रिपोर्ट है वो नेतन्याहू की उस सीक्रेट डायरी पर रिलेटेड है जिसके ऊपर एक भूचाल मच गया है। कहा यह जा रहा है कि इस सीक्रेट डायरी में सारे ऐसे जो खुफिया जानकारी ऐसे लीक हुई है जिनका संबंध, जिनका रिलेशन गज़ा के फ्यूचर प्लान से जुड़ा हुआ है। क्या है वो तफसीलात, क्या है ये रिपोर्ट, जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 2024 की एक डायरी वो पूरी तरीके से रिवील हो गई है। और इसके बाद में जब ये डायरी दूसरों के पास में पहुंची, जो इसमें लिखे हुए थे, जो खुफिया जो जानकारियां थी, जो वो दुनिया को पता चली, तो एक मिडल ईस्ट के जियो पॉलिटिक्स में एक भूचाल आ गया है। इस दस्तावेजों ने दिखाया है कि नेतन्याहू ने पूरे साल रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्रैहम के साथ 7 बैठकें और 9 बार फोन पर बातचीत की है। यानी पूरी तरीके से तस्दीक हो गया है कि नेतन्याहू की जो मीटिंग हुई है वो अमेरिकी सीनेटर के साथ में हुई है, जो रिपब्लिकन सीनेटर है, जो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता है। और इसके अलावा नेतन्याहू की कई ऐसी मीटिंग भी हुई हैं, खुफिया मीटिंग हुई है टॉनी ब्लेयर के साथ में। टॉनी ब्लेयर को कौन नहीं जानता। टॉनी ब्लेयर एक पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रह चुका है और जो इराक में सद्दाम हुसैन के साथ में वॉर हुआ था अमेरिका का, उसमें भी उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। अमेरिका की उसने बहुत ज़्यादा मदद करी थी सद्दाम हुसैन को ख़त्म कराने में। वहीं पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टॉनी ब्लेयर से भी 7 मुलाकातें हुई हैं। ये इस डायरी में रिवील हो चुका है। डायरी का बड़ा हिस्सा सुरक्षा कारणों से ब्लैक कर दिया गया। मतलब ये कि जब ये डायरी सामने आई तो कुछ वजवात की वजह से जो उसमें लिखा हुआ था, कुछ बातों को उसमें ब्लैंक कर दिया गया, ब्लर कर दिया गया, और कुछ बातें मतलब ये है कि रिवील कर दी गई हैं। सारी बातें रिवील नहीं हुई हैं, कुछ बातों को रिवील कर दिया गया है। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन के बीच गहरे ब्लैक चैनल को उजागर कर दिया है। यानी जो ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़, गज़ा के लोगों के ख़िलाफ़, वो इस डायरी ने रिवील कर दिए हैं। खुलासा कर दिया है कि नेतन्याहू गज़ा के लोगों के लिए क्या चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ में किस तरह का वो बर्ताव कर रहा है। यानी इजराइल के साथ साथ पूरे मिडल ईस्ट के साथ में किस तरह का बर्ताव वो कर रहा है। अभी देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो मिडल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स में जो भी उथल पुथल हो रही है, वो सब किस वजहवात से हो रही है। वो सब उसमें एक इजराइल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर देखिए, अमेरिका की जो इकोनॉमिक है, ये अमेरिका का पूरा एक सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी जो ट्विटर, यानी जिसको ट्विटर कहते थे, अब वो एक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको एलॉन मस्क से ख़रीद लिया है। जब ट्वीट करते हैं तो उसमें एक फ़ीचर ऐड किया गया। वो फीचर ऐड ये था कि हमें अगर किसी मतलब ये इस अकाउंट के बारे में अगर पता लगाना है कि अकाउंट कौन सी कंट्री का है, तो आसानी से हम उस पर देख सकते हैं। तो हुआ ये ऐसा कि अमेरिका की जो कुछ इंटेलिजेंस जो साइट्स थी उस एक्स पर, जो इसके ट्विटर हैंडल थे, उस पर जब क्लिक किया गया और अबाउट में जाने के बाद में देखा गया कि कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, तो वहाँ पर देखा गया है कि जो साइट्स थी ऑपरेट हो रही हैं तेल अवीव से। यानी सीधा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये मिल चुका है अमेरिका के लिए कि अमेरिका पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इजराइल पर। नेतन्याहू अमेरिका को चला रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को नहीं। समझ गए आप। तो अभी जो ये रिपोर्ट खुलासा हुई है, इस रिपोर्ट के आने के बाद में पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक भूचाल मच गया है कि नेतन्याहू 10 अक्टूबर में कुछ और हैं, और इसके अलावा जो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है और वेस्टर्न अलायंस के साथ में इजराइल को सपोर्ट करने के लिए कि कैसे हमास को पूरी तरीके से इलिमिनेट कर दें, कैसे मतलब ये कि एक प्लान तैयार किया जाए, जो अब गज़ा में मुंतकिल हो चुका है। जो प्लान रेड जोन और ग्रीन जोन, और रेड ग्रीन जोन के अंदर जो और दूसरे जो मुल्क हैं उनकी फ़ौजें वहाँ पर भेजी जानी है, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो इस सब के बारे में पूरी एक प्लानिंग उस जो डायरी है उसमें रिवील हो चुकी है कि क्या इन फ्यूचर होने वाला है गज़ा के लिए। 29 अक्टूबर
2024 को नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से एक गुप्त फ़ोन कॉल भी की है। जी हाँ, क्योंकि 2020 में यूएई के जो रिलेशंस हैं इज़राइल के साथ में नॉर्मल हो गए। यूएई जो है अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो गया इज़राइल के साथ में, और अब इसके बाद में यूएई ऐसा वाहिद ऐसा मुल्क अब बन चुका है इज़राइल के साथ में जिसके सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इज़राइल के साथ में। और डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ साथ जो इकनॉमिकली और बिज़नेस के लिहाज से जो भी मतलब ये है कि उन जो अपने फंडामेंटल्स वो यूज़ करते हैं और उन्होंने आपस में एक्सचेंज करे हैं, बहुत डील साइन की है, इन्वेस्टमेंट डील साइन की है, और इसके अलावा कुछ उन्होंने जो डिफेंस डील है वो भी उन्होंने साइन कर ली। इज़राइल की एक कंपनी है जो रडार वगैरह बनाती है, अब उसका जो ऑफिस यानी अब वो फैक्ट्री वहाँ पर यूएई के अंदर लगाने वाली है। यहाँ तक इस हद तक ये जो मामलात हैं यूएई के यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के इज़राइल के साथ में स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इस डायरी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि यूएई के जो किंग हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके साथ में नेतन्याहू की मुलाकात फ़ोन पर बात हुई है, जिसकी इस समय कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन अब इस डायरी से रिवील हो चुका है कि उन्होंने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है। ये बातचीत उस दौरे में हो रही थी जब बाइडेन प्रशासन और इजराइल के बीच गजा में चल रहे नरसंहार को लेकर तनाव अपने पूरे चरम पर था। यानी डोनाल्ड ट्रंप से पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी बाइडेन की हुकूमत थी अमेरिका पे, और उस टाइम में जो वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा था किसी वजह से उनमें आपस में बातचीत हुई है, और उसी दरमियान यूएई ने रिक्वेस्ट भी करी थी F-35 देने के लिए, लेकिन कुछ मामलात की वजह से कुछ जो चीनी जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ में मिल जाने की वजह से, जिस तरीके से अमेरिका ने रिवील करा है कि यूएई अपनी धरती पर अपने एयरबेस पर जो चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी का उसने पता लगाया है, और जो अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं ये जो भी वहाँ पर जो डिफेंस रिलेटेड अमेरिका के काम होते हैं यूएई के सरजमी पर, वो कहीं हद तक खुलासा हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी सोमालिया में अटैक हुए हैं सब यूएई से ऑपरेटेड हुए थे। अमेरिका ने अपने जो ऑपरेशंस चलाए थे वो यूएई की सरजमी से चलाए थे। सीनेटर ग्राहम नेतन्याहू के साथ बातचीत के तुरंत बाद अमेरिकी कांग्रेस में इजराइल को हथियारों की सप्लाई में देरी पर हंगामा मचाते दिखे। ये बात रिवील हुई है। 8 मई को हुए सुनवाई में ग्राहम ने बाइडेन सरकार के फैसले को अश्लील और बेतुका करार देते हुए कहा था कि इजराइल को वह सब दो जिसकी उन्हें ज़रूरत है। जी हाँ, ये जो मैंने आपको बताया जो अमेरिकी रिपब्लिकन है जिसका नाम ग्राहम है, जो सीनेटर है, वो पूरी तरीके से सपोर्ट में है नेतन्याहू की इस ज़ायनिस्ट रेजाइम की। वो बार बार सेनेट के अंदर यानी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर मदाखलत करता है, बार बार लोगों को मुतवज्जे करता है अपनी तरफ कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो इजराइल को किसी भी हालत में, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो या फाइनेंशियली रिलेटेड हो या बिजनेस से के हिसाब से कुछ भी उसको चाहिए, उसको एसेंशियल्स हो, आप उसको तुरंत प्रोवाइड करें। ये अमेरिकन गवर्नमेंट से उसने रिक्वेस्ट करी थी उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम वो अपोजिशन में था, लेकिन अब ये जो है अब रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट है उसमें आ चुका है, अब ये सीनेट भी है। इसी महीने उन्होंने आईसीसी द्वारा नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद अदालत पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी और आईसीसी को पक्षपाती और भ्रम बताया था। दूसरी तरफ बाइडेन सरकार इजराइल को समर्थन देती रही, लेकिन गजा ऑपरेशन के पैमाने पर दोनों के बीच खींचतान खुलकर दिखने लगी थी। नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही नेतन्याहू ने तुरंत नज़दीकियां बढ़ाई ताकि गजा और कब्जे वाले इलाकों में इजराइल को खुली छूट मिल सके। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2803 पारित करके गजा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स की मंजूरी दी और पूरी कमान सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में सौंप दी। इस पर ये जो एक प्रस्ताव जो यूएन रेजोल्यूशन यूएन की तरफ से पास हुआ है और इसकी जो कमान, इसकी जो बागडोर, इसकी जो रस्सी डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में सौंप दी है यूएन ने। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर मदाखलत हुई है गजा के लोगों के साथ में।
एक नाइंसाफ़ी हुई है, एक बेईमानी हुई है, क्योंकि यहाँ पर नेतन्याहू ने पूरा यहाँ पर प्लान तैयार कर लिया इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। कैसे, मतलब ये है कि अभी गज़ा को दोबारा से रिबिल्ड करने के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। नेतन्याहू का प्लान यहाँ पर यह है कि जितने भी और अरब ममालिक जो और कंट्रीज़ हैं वो गज़ा को सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं, फाइनेंशियली तौर पे भी, सिक्योरिटी के हिसाब से भी, और अपने मतलब ये है कि जानी और माल से दोनों तरफ से वो गज़ा को सपोर्ट करने के लिए आए। लिहाजा दोनों ने हाथ उठा दिए हैं, इजराइल ने और डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने, कि वो बिल्कुल भी फाइनेंशियली तौर पे गज़ा को दोबारा रिबिल्ड नहीं करेंगे। इस चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो उनके ऊपर है। साथ ही उनके बोर्ड ऑफ पीस को 2 साल के लिए गज़ा का ऑपरेशनल ट्रस्टी बना दिया गया। मतलब जो उनका जो प्लान है बोर्ड ऑफ पीस, उस बोर्ड को गज़ा के लिए एक ट्रस्टी बना दिया गया है। इस बोर्ड को इसी ढांचे में टोनी ब्लेयर की बड़ी भूमिका यहाँ पर बताई जाने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक्सपर्ट्स रॉल्फ वाइल्ड के मुताबिक ये प्रस्ताव गज़ा पर व्यवहारिक ट्रस्टीशिप थोपता है, जो सीधे सीधे फिलिस्तीनियों की आत्मनिर्णय के अधिकार का एक उल्लंघन है। और यही बात इस खुलासे को आज की सबसे विवादित राजनीति कहानी बना रही है। ये थी आज की रिपोर्ट। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।